हाय, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फंडा बॉक्स में मैं आपके साथ हूँ। माय नेम इज नूपुर पंत एंड मैं आपके साथ आज कुछ बायोलॉजी के चैप्टर्स के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनको आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्लास टुडे। सो जो टॉपिक मैं आज लेने वाली हूँ दैट इज फ्रॉम चैप्टर 1 एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक एंड पहले चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर वी विल रीड कि कैसे साइंटिफिक नेमिंग की जाती है, क्यों नेमिंग की जाती है, क्या रूल्स रहते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ फीचर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे एंड वी विल हैव अ लुक एट देम। ओके, सो लेट्स क्विकली बिगिन एंड the living world. So this is your chapter number 1 that we'll be taking up today. Okay, now biology. We all have heard of this term. हम सब ने biology term के बारे में सुना है. Biology is definitely, it is a science. Biology is a science. किसकी science? किन के बारे में science? It is science of living organisms. जो भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो भी जीवित व्यक्ति है या डॉग है या कैट है या प्लांट्स है, कुड बी एनी, अमीबा है, पैरामीशियम है, सो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, द साइंस ऑफ दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो उनके अंदर रन करते हैं। अब यहाँ लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब है? सपोज हाउ देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज वर्किंग, हाउ देयर एक्सक्रीशन उनकी बॉडी में कैसे हो रहा है, हाउ दे आर ब्रीदिंग, व्हाट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन जो उनकी बॉडी में हो रहे हैं। सो यू नो ऑल दैट कंप्राइजेस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब दो शब्द हैं जिनके बारे में आपको जानना थोड़ा सा जरूरी है। नाउ दैट हमारी सारी डिस्कशन में यू नो वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिजम्स, देयर फीचर्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू देम। ये दो टर्म्स हैं। पहला वर्ड है इनएनिमेट, दूसरा वर्ड है एनिमेट। जब भी मैं इनएनिमेट शब्द का प्रयोग करती हूं, इनएनिमेट का सिंपल मतलब है दैट विच इज नॉन लिविंग, यानी जिसमें कोई प्राण नहीं है, जो नॉन लिविंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंड है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन ले लो, आप टेम्परेचर ले लो, आप विंड ले लो, आप प्रेशर ले लो। सो दीज आर ऑल द इनएनिमेट और we also call them abiotic factors. Abiotic because they don't have any life, they are non-living. So we call them abiotic factors. दूसरा कंपोनेंट होता है एनिमेट कंपोनेंट। देखो, एनिमेट कंपोनेंट जो होता है, इट इज वन सच कंपोनेंट विच इज अ लाइव कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट है, ये लिविंग पार्ट को इंक्लूड करता है। अब लिविंग पार्ट को इंक्लूड करता है तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? यू नो एनी सराउंडिंग में आपके जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, भले ही वो आपके पेड़ हैं या आपके एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, सो एनीथिंग व्हिच हैज लाइफ व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड यू इज एनिमेट। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, भले ही मैं हूं, आप हैं, ऑल ऑफ अस, यू नो, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, microorganisms, all these living organisms that are there in the environment, ठीक है, हमें बायोटिक फैक्टर या जो हमारे एनिमेट कंपोनेंट है, जो मैंने आपको बताया एनिमेट कंपोनेंट है, और एबायोटिक या इनएनिमेट कंपोनेंट है। हम सभी ऑर्गेनिज्म को वन और द अदर वे, बोथ ऑफ देम, इनएनिमेट एंड एनिमेट, बोथ ऑफ देम दे इम्पैक्ट ऑन अस। ठीक है, बाहर गर्मी बढ़ गई है या बाहर तेज विंड चल रही है, इनएनिमेट ने हम पे इम्पैक्ट करा। ओके, animate object, you know, suppose there is one person who's going out of the house and he gets surrounded by maybe by a few dogs, so they impacted, he felt, you know, उसको थोड़ा डर लगा उन्हें देख के, so that ways living has impacted on him. Okay, now अब living की बात आती है तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम किन किन फीचर्स के चलते किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहेंगे। भाई ये बहुत जरूरी है। सी अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट लाइफ। ओके, सो लेट्स सी step by step we will look at different features and these can be few areas jahan se you know you can have a few questions from these places.
मे बी दे कैन आस्क यू इन फीचर्स के बारे में as a part of your MCQ. Let's quickly look at the features. सबसे पहला फीचर है that organisms undergo process of growth. Organism किस चीज के अंडरगो करते हैं? ग्रोथ को. दे अंडरगो ग्रोथ प्रोसेस. ग्रोथ का क्या मतलब होता है? छोटा बच्चा है, वो पैदा हुआ है, ही इज स्मॉल बेबी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट बेबी डेवलप्स इनटू एन अडल्ट. ओके, तो हम कहते हैं कि द बेबी हैज ग्रोन ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स एंड पर्सन हैज बिकम नाउ चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड देन एन अडल्ट. ठीक है, तो ग्रोथ के क्या मायने हैं? हम कैसे कहेंगे कि इस एक्स ऑर्गेनिज्म ने हमें ग्रोथ शो करा है? There are two things that you have to remember in your mind. The first is increase in the amount of mass. ठीक है, जो उसका इंडिविजुअल सेल है, उस इंडिविजुअल सेल के अंदर एवरी सेल शोज ग्रोथ. ठीक है, तो जो भी सेल का मास है या सेल का वेट है, देयर इज राइज इन दैट मास. ठीक है, तो मास में इंक्रीज हुआ. ठीक है, मास में इंक्रीज हुआ, साथ ही साथ सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, द नंबर ऑफ द सेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, अब यहां डायग्राम में देखो, ये एक नॉर्मल सेल है. वी ऑल नो दैट सेल विल अंडरगो द साइकिल ऑफ माइटोसिस. भाई हमें पता है सेल साइकिल के अंडरगो होगा ये सेल, एंड इट विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म वन सिमिलर सेल. अपने जैसा ही एक और सेल ये बनाएगा. ऐसे ही बहुत सारे माइटोसिस के राउंड्स होंगे, एंड ये जो दो सेल है आगे मल्टीपल सेल्स में दे विल ग्रो, और बहुत सारे अपने ही जैसे नंबर ऑफ डिफरेंट सेल्स बनाएंगे. तो इनके अंदर, इन सेल्स के अंदर इनका मास इंक्रीज होगा, एंड एट द सेम टाइम आप देख रहे हो इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेल्स हैं, दे आर अंडरगोइंग ग्रोथ, सो दे आर लिविंग. लेट्स सी द नेक्स्ट फीचर. अगला फीचर है दैट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस प्रोजेनी. प्रोजेनी का मतलब है जो फ्यूचर में आने वाली उनकी संतान है. दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म, भले ही एक प्लांट से फ्रॉम वन सीड मेनी सीड्स, मेनी प्लांट्स आर ग्रोन. ह्यूमन बीइंग द कपल, दे ब्रिंग फॉरवर्ड आगे उनके बच्चे, उनके किड्स. और ये जो रिप्रोडक्शन है या प्रोजेनी को आगे ब्रिंगिंग फोर्थ द फ्यूचर प्लांट्स और एनिमल्स और किड्स, जो भी डिफरेंट हम जिसकी भी हम बात कर रहे हैं. सी दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, ये बहुत जरूरी है. रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन अ वे दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर स्पीशीज. कोई भी स्पीशीज हो, प्लांट्स, एनिमल्स, एनीबडी, अपनी जो उसकी पॉपुलेशन है उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके नंबर के मेंटेनेंस के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दूसरा फीचर इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन में देयर आर टू टाइप्स. हमने पढ़ा है हमारे 7th 8th क्लास एनसीईआरटीज में that there are two different type of reproduction that take place. Okay, the one is sexual reproduction and another is asexual reproduction. Sexual में we know that it is because of male and female gamete के fusion का जहां उनका participation है, we say that is the sexual reproduction. और जब हम asexual reproduction की बात करते हैं, यानी there is no involvement gametes जो हमारे gonads में, gonads means जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, भले ही वो प्लांट के आर्किगोनिया या एंथ्रीडियम हो, या ह्यूमन बॉडी के अंदर भी नो ओवरी इन फीमेल्स एंड मेल्स में टेस्टिस. ओके, सो जो भी गैमीट्स हैं एसेक्सुअल के अंदर, देयर विल बी नो गैमीट्स दैट विल बी पार्टिसिपेटिंग. फॉर एग्जाम्पल वी से रीजेनरेशन. रीजेनरेशन एक तरीका है जिसे हम प्लानेरिया नाम के ऑर्गेनिज्म में देखते हैं. होता क्या है, अगर किसी वजह से प्लानेरिया का बॉडी का एक पार्ट, मे बी एनी स्मॉल पार्ट कट हो जाता है. ओके, बॉडी गेट्स डिवाइडेड इनटू से लाइक 2 या 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो जाती है. सो व्हाट हैपेंस, जो भी पार्ट ब्रेक हुए हैं, हर पार्ट से एक इंडिविजुअल प्लानेरिया अपने आप में ग्रो कर सकता है. सो फ्रॉम वन प्लानेरिया जो ब्रेक हुआ 2 से 3 पार्ट्स में, 2 से 3 नए प्लानेरिया वो
रीजनरेट कर देगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको स्टारफिश का दिखाती हूँ। सी स्टारफिश वी ऑल नो, ठीक है, यू नो एक्वेरियम में वी मस्ट हैव सीन। एनी हाउ ये अब आगे हम एकाइनोडर्म्स के अंदर पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में इनके बारे में। खैर यहाँ स्टारफिश की एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सी ये जो स्टारफिश यहाँ पर है, दिस स्टार शेप्ड ऑर्गेनिज्म, ये सपोज ब्रेक हो जाता है दो पार्ट्स में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। ओके, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो पहला पार्ट निकला है, ये पार्ट एक इंडिविजुअल स्टारफिश की फॉर्म में ग्रो हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे दूसरा पार्ट जो है ये भी एक दूसरी स्टारफिश की फॉर्म में ग्रो हो जाएगा। सो सी दिस इज द ब्यूटी, यही बायोलॉजी की ब्यूटी है, दैट यू नो दैट्स हाउ लाइफ फॉर्म्स कैन ऑल्सो डिवाइड। ओके, रीजनरेशन। लेकिन कहते हैं ना, बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। हमेशा हमारे पास कोई ना कोई एक्सेप्शन रहेगा ही रहेगा, जो हमारे यू नो व्हाटएवर जो भी हम फीचर या रूल पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भारी पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास भी एक्सेप्शन है म्यूल्स का। बी जो हमारी बीज होती हैं, हनी बीज होती हैं, हनी बीज की यू नो आप हायर क्लासेस में यू विल रीड अबाउट देम, दैट जो बीज होते हैं इन्हीं के सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कर बीज होती हैं। तो इस तरह की कुछ बी वर्कर्स जो हनी बीज में देखने के लिए मिलती हैं, दे आर ऑल्सो स्टेराइल। तो यू नो ये जो रिप्रोडक्शन की सेकेंड फीचर हमने यहाँ पढ़ी, ये म्यूल्स पे या इस तरह के वर्कर बीज पे अप्लाई नहीं होता है, दे आर एक्सेप्शन। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। You may get a question from this part. Okay, so try to remember these exceptions as well. Let's see the third feature. तीसरा फीचर है मेटाबॉलिज्म। भाई कुछ स्टेटमेंट्स ना ऐसी होती हैं जो शायद आपको यू नो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू रिमेंबर देम। और ये जो मेटाबॉलिज्म है, आगे हम यू नो 11th क्लास में वी विल रीड अबाउट फिजियोलॉजी, हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, बार 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 ये टर्म आएगा। तो आज हम फाइनली इस टर्म को समझ ही लेते हैं, मेटाबॉलिज्म है क्या। देखो आपकी बॉडी के अंदर, एनी बॉडी, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, योर बॉडी, एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, या तो कोई मॉलिक्यूल वो सिंथेसाइज कर रहा है, सपोज बॉडी में प्रोटीन बना रहा है, या फैट्स यू नो they are getting broken down, fats break होके एनर्जी दे रहे हैं, could be any reaction inside your body. So सारे बायोकेमिकल रिएक्शन का जो सम अप होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, whatever is the sum of all the biochemical reaction जो उसकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑकर कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। अब मेटाबॉलिज्म किन दो चीजों को, यू नो व्हेन वी से दैट इट इज सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस, ठीक है, तो किन किन चीजों को एड अप करके दैट मेक्स अप आवर मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। देखो भाई, या तो शरीर में आपके प्लांट बॉडी में कहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या तो सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, से हम सपोज हम कह देते हैं यू नो सिंपल शुगर्स हैं, से लाइक ग्लूकोज है, या उसने फ्रूट्स कंज्यूम किए हैं तो फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो कोई भी सिंपल शुगर्स है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है। ठीक है, सपोज सिंपल शुगर्स है बॉडी में, एनी 6 कार्बन, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। ठीक है, इन सिंपल शुगर्स को लेके, सपोज ग्लूकोज को लेके आगे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बॉडी में बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, लॉन्ग चेन जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वी मेक देम इनसाइड द बॉडी। तो ये जो प्रोसेस है, सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक से, सिंपल शुगर से हमने एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म का सीधा मतलब है दैट देयर इज सम बायोसिंथेसिस, किसी बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल का सिंथेसिस है। ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ बायोसिंथेसिस प्रोसेस दैट गोज इनसाइड योर बॉडी।
नाउ अब ये तो बात रही बायोसिंथेसिस की, ठीक है, जिसे हमने एनाबॉलिज्म बोल दिया। ऐसे ही बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। सपोज किसी एक्स पर्सन ने बहुत मेहनत वाला काम किया, नाउ द पर्सन इज टायर्ड, ही रिक्वायर्स सम एनर्जी सो दैट ही कैन वर्क फर्दर। एनर्जी कहाँ से आएगी? ये बात तो आपको पता होगी कि हमारी बॉडी में जो भी एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, बॉडी जो भी एनर्जी यूज करेगी या बॉडी जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट लेगी, वो किससे लेती है? वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, किससे? एटीपी से लेती है, ठीक है। एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है विच इज ए एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, और इसे हम किसी भी सेल की करेंसी की फॉर्म में जानते हैं। Whenever the cell requires energy, what it does? It uses these ATP molecules. Okay? Now, तो बात हो रही थी कैटाबॉलिज्म की। कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, हमने उनको ब्रेक करके स्मॉल चेन्स फैटी एसिड के अंदर, शॉर्ट चेन फैटी एसिड के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया? हमने ब्रेक डाउन किया एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का। किसमें? एक सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल शॉर्ट सी फैटी चेन में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो इस एनाबॉलिज्म और इस कैटाबॉलिज्म को मिला के जो भी आपके रिएक्शंस बॉडी में है, तो इन टोटल उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। एनाबॉलिज्म, फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स वी मेक द लार्जर वंस, एंड इन दिस प्रोसेस वी यूज एटीपी, हम एनर्जी यूज करते हैं एनाबॉलिज्म में। और मेटाबॉलिज्म में हमने लार्ज मॉलिक्यूल्स से स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाए। व्हाट हैपेंस? वी आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन दिस प्रोसेस, ठीक है। लेट्स सी द फोर्थ फीचर। देखो भाई, हमने इतने सारे रिएक्शंस की बात करी, इनसाइड अवर बॉडी so many things are getting made up, so many things are broken, लेकिन ये तो बात थी सेल के अंदर की। इस तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो टेस्ट ट्यूब में भी किए जा सकते हैं। सपोज आई वांट टू ब्रेक माय स्टार्च मॉलिक्यूल, आई टेक माय सैंपल इन माय टेस्ट ट्यूब एंड आई परफॉर्म रिएक्शन लैब के अंदर, ठीक है। अभी हमने इसी स्टार्च के ब्रेकडाउन की बात बॉडी में करी थी, ठीक है। इट मींस रिएक्शन या तो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, या हम उन्हें बाहर भी आर्टिफिशियली कैरी आउट करा पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज द फोर्थ फीचर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। लेट्स सी दिस डायग्राम फर्स्ट, देन आई विल कम बैक इस फीचर के डिटेल में। देखो, सपोज दीज आर योर सेल्स, ठीक है, एनी सेल्स, ठीक है। ये सेल्स जो हैं, दे विल a group of these cells will form tissues, और हर टिश्यू की अपनी ये खासियत है कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। हार्ट के टिश्यूज हैं, दे विल हेल्प इन इन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। किडनी है, नेफ्रॉन्स, and all tissues that are making up part of kidney will be participating in the excretion process. The same ways, from the tissues we will have different organs developing different tissues, okay. From organs डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। एक्सक्रीटरी है तो एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम है तो सर्कुलेटरी सिस्टम, देन योर योर न्यूरल सिस्टम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ देम इनसाइड द बॉडी। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके वी मेक अप दिस कॉम्प्लेक्स पर्सन विच इज नथिंग बट द ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म प्लांट हो, डजंट मैटर, द प्रोसेस रिमेन्स, दिस साइकिल, दिस हायरार्की रिमेन्स द सेम। एनिमल्स में भी सेम थिंग हैपन, आप में और मुझ में भी सेम है भाई, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रहता है। जैसे आप यू लुक एट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमीबा देख लो भाई, हंसता खेलता सिर्फ इकलौता सेल है, ठीक है। Once it's a unicellular organism, but when you look at human beings,
हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं, वी हैव गॉट डिफरेंट ऑर्गन्स, वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स हैं. सो वी आर अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ह्यूमन बींग्स. तो होता क्या है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेल, दिस होल हायरार्की दैट गोज अप टू ऑर्गेनिज्म तक is getting started from these cells. Okay, so the cellular organization of the body, ये एक चौथा फीचर बनता है which shows that organism may be living. हम अभी भी डेफिनेट नहीं कह सकते, we still got one more feature to come, consciousness. तो पांचवा फीचर है consciousness. कॉन्शियसनेस, देखो आई नो ये वर्ड साइंस के और स्पिरिचुअल साइंसेस के बीच में और बायोलॉजिकल साइंसेस के बीच में दिस वर्ड इज वेरी कॉमन, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल साइंसेस की. कॉन्शियसनेस वर्ड का मैं जब भी यूज कर रही हूँ, कॉन्शियसनेस दो फीचर्स को इन्वॉल्व करता है, से लाइक सब फीचर्स को इन्वॉल्व करता है. किस चीज के अंदर कॉन्शियसनेस हो सकती है? किस चीज के अंदर? पहला, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस इट्स एनवायरमेंट. यानी सबसे पहली चीज, ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी कि वो जिस भी एनवायरमेंट में है, उस एनवायरमेंट के अंदर वेरेवर ही इज सिटिंग, डांसिंग, वो हंस रहा है, खेल रहा है, बात कर रहा है, वो उस एनवायरमेंट के अंदर ही इज अवेयर, ही नोज, उसको ये पता है मेरे आसपास क्या हो रहा है. भैया ये एक्स पर्सन आ रहा है, ये एक्स पर्सन पढ़ रहा है, ये जानवर जा रहा है, या अच्छा यहाँ पर ये हरी हरी घास लगी है, ओ अच्छा ये 4 पेड़ लगे हुए हैं, अच्छा ये शहतूत का पेड़ है. ही इज अवेयर, द पर्सन इज अवेयर कि मेरे एनवायरमेंट में क्या क्या हो रहा है मेरे आसपास. सेकेंडली, द पर्सन इज एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब होता है, सपोज लेट्स से ओके आप सब स्टूडेंट्स हैं, लेट्स जस्ट अज्यूम अ कंडीशन, आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, और लेट्स से हम यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं एंड वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी. ओके, नाउ आप पढ़ रहे हैं, यू आर सिटिंग इनसाइड योर रूम, आपने कॉपी खोली हुई है, आप लेक्चर भी सुन रहे हो, व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट यू आर नोटिंग देम डाउन एज वेल. सो आप ऑल टुगेदर यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स और आप अवेयर हो, ठीक है, आप मेरी बात भी सुन रहे हो, आप लिख भी रहे हो. सो यू आर अवेयर ऑफ योर एनवायरमेंट. नाउ सपोज मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और मे बी आई आस्क फॉर एनी ऑफ योर सम चॉइस, या कुछ भी मैं आपसे पूछ रही हूँ. सो एट दैट वेरी मोमेंट योर माइंड इज वेरी क्लियर, ओके that I am asking something, and maybe you go in your YouTube comment section and you respond me back. So this is your response to something that was asked by me. आप अवेयर हो जो आपके अराउंड हो रहा है एनवायरमेंट में, और आप रिस्पॉन्स कर सकते हो अगेंस्ट समथिंग दैट इज गिवन टू यू. बाहर गर्मी हो रही है, आपको गर्मी लग रही है, तो अच्छा मुझे गर्म लग रहा है, ओके लेट्स मूव टू शेड, या चलो घर चलता हूँ, आई कैन सिट देयर इन शेड. ठीक है, आपने रिस्पॉन्ड बैक किया टू द चेंज जो बाहर हो रहा था. सो दिस इज योर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ठीक है, यहां पर मैंने जो ये 2 डायग्राम्स लिए हैं, दिस इज जस्ट टू शो द डिफरेंस. ये टीचर है, ये क्लासरूम में इन बच्चों से बात कर रही है, बच्चे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, दे नो दैट देयर इज सम असाइनमेंट जो हम लोगों को दिया गया है एंड टीचर इज हेल्पिंग देम आउट. तो आपस में देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन टीचर स्टूडेंट एंड बिटवीन स्टूडेंट स्टूडेंट, एंड दे आर आंसरिंग बैक, क्वेश्चनिंग बैक, इंटरैक्शन उनके बीच में हो रहा है. एज कंपेयर टू दिस पिक्चर, ये एक पेशेंट का पिक्चर है. जो पेशेंट है वो कोमा में है, इन कंडीशन ऑफ कोमा. ओके, दे आर मेंटेनिंग लाइफ, बट दिस पर्सन हैज नो सेंस ऑफ, there is no response that is coming from this person, and at the same time ये जो person है, ये अपने environment को लेके, इसके आसपास क्या हो रहा है, ये कहाँ है, he is not aware about that. ठीक है, तो this is a state where the person is live, but जो consciousness जिसे हम कहते हैं, that your ability to interact with the environment and to respond towards what is what has come to you. कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, somebody is shouting at you, somebody is looking at you, somebody is asking you something, could be any stimuli, you are answering back to it.
ओके, यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इट। तो ये 5 फीचर्स थे वेयर वी से दैट हाउ वी से अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब कुछ चीजें आपको सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। कोई भी सेल अकेला कभी काम नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब एज एन इंडिविजुअल अगर कोई भी सपोज एक्सक्रीशन किसी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज टू वर्क, सो ऑल द सेल्स टुगेदर, इंडिविजुअल सेल अपना काम तो कर सकता है, बट जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्ड होता जाता है, देयर इज डिविजन ऑफ लेबर। कुछ सेल्स को एक काम दे दिया गया, सम सेल्स आर गिवन सम टास्क, एंड दैट्स हाउ बहुत सारे सेल्स के इंटरैक्शन के चलते कोई भी टास्क है, कोई भी सम फंक्शन हैज टू टेक प्लेस, तो उसके लिए सेल्यूलर इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है। यस, इंडिविजुअल सेल कैन एक्ट, बट इफ सपोज कोई भी टास्क हो रहा है, ठीक है, ऑल दीज सेल्स आर वर्किंग टुगेदर, इंटरैक्टिंग टुगेदर, ताकि वो काम हो सके। ठीक है, एक प्रॉपर्टी चलते चलते हम टिश्यू की भी देख लेते हैं। देखो, टिश्यू के अंदर भी सेम थिंग है, जो भी सेल्स मिलके टिश्यूज को बना रहे हैं, सो विद इन दोज टिश्यूज ओनली, अगेन उनके बीच में टिश्यूज के अंदर इंटरैक्शन जो भी आपस में हो रहा है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एनी टास्क टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, लेट्स कम टू वन मोर पॉइंट। अब एक बार सेल ऑर्गेनेली के लेवल पे देख लेते हैं। सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है, या सपोज प्लांट्स का ले लेते हैं, चलो क्लोरोप्लास्ट है। ऑल दीज सेल्स टुगेदर, जो भी सेल ऑर्गेनेली है विद इन दी सेल्स, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है। सपोज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, या किसी भी ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके अंदर देखो होता क्या है, मैसेज जाना है विद इन दी सेल। चलो, आपको सेल के बाहर तो पता है कि बहुत सारे सेल हैं, एक सेल से सिग्नल हैज गॉन टू अनदर सेल, then that cell gets activated, he sends signal to another cell, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर कहानी सेल के अंदर आ जाए फिर क्या होगा। देखो, सेल के अंदर क्या होता है, जिसे हम सेल का मॉलिक्यूलर मेकअप बोलते हैं। मॉलिक्यूलर मेकअप का होता है कि किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्नल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सेल ऑर्गेनेली के अंदर होते हैं, ओके, they interact within themselves. Mitochondria है, mitochondria के अंदर से like some these 20 proteins are there which are participating in a particular set of reaction. ठीक है, तो mitochondria में क्या होगा when these are reacting over a period of time, तो ये एक particular signal को within mitochondria, suppose कोई particular enzyme बनना है, for that they will participate together and aid करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को to make up that enzyme. ठीक है, now लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब सिंपल है, अपने ही जैसी एक प्रोजेनी फर्दर, यानी विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस अपने ही जैसा सेल जनरेट करना, प्रोजेनी लाइक इटसेल्फ। इट हैज टू बी इवॉल्विंग। हम सब एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर अंडरगो हो रहे हैं। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जिनसे ह्यूमन बींग्स निकल के आए हैं, वी हैड सम फीचर्स जो उनके जैसे थे, और ओवर अ पीरियड ओवर दीज मिलियन ईयर्स हमने कुछ फीचर्स खुद अक्वायर करे, कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर इवॉल्व हुए हैं, बिकॉज ऑफ विच वी आर व्हाट वी आर टुडे। ठीक है, और ऐसा नहीं है एवोल्यूशन भैया होमो सेपियंस पे आके रुक गया। Evolution is a continuous process. It is still going on. At this very moment भी evolution हो रहा है, but it is so slow that we cannot see it. It takes a very long period, million of years लगते हैं for this evolution to take place. Okay, तो changes accumulate होते हैं. Every organism is evolving. Self-regulating का मतलब होता है within a person's body. अभी हम जब आगे हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तब आप देखोगे there are these feedback mechanisms which are present inside a particular organism. कोई भी चीज ज्यादा भी बुरी है, किसी चीज का लेस अमाउंट होना भी बुरा है। तो एक बेसिक लेवल सस्टेन रहना, वो भले ही हमारे बॉडी में एंजाइम्स हो या शुगर हो या कोई भी बायोकेमिकल हो,
हर चीज के लिए एक रेंज है, ठीक है। तो बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो रहा है या कोई भी मॉलिक्यूल इज गेटिंग synthesized or in some enzyme is, there has to be a basic level and regulation of that biomolecule that has to take place, ठीक है। तो ये regulation is very important. Now let's come to the fourth point, responsive to stimuli. रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई का क्या मतलब होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉन्शियसनेस, दैट द पर्सन हैज टू बी अवेयर व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, और उस चीज के अगेंस्ट या जो भी उसके लिए उसके रिस्पॉन्स में उसे आंसर बैक करना है, वो उसका स्टिमुलाई है, ठीक है। उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट उसका रिस्पॉन्स है। एंड लास्ट इज दैट ऑर्गेनिजम्स, हाँ, उनका अपना जेनेटिक मेकअप होता है। वी ऑल हैव डीएनए इनसाइड अस। पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जब ये डीएनए ट्रांसफर होता है, कुछ चेंजेस उसकी बॉडी में होते हैं, एंड सम पार्ट ऑफ डीएनए रिमेन्स कॉमन विद द पेरेंट्स, ओके। So every person and every person, any organism, any plant, they all have their own genetic makeup, okay. Now something very important, very very important in this chapter is biodiversity and nomenclature. देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कितने डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट हैं। तो ये क्या करते हैं, सपोज रैट्स आर देयर, काउज आर देयर, बफलोज आर देयर, व्हीट है, राइस है, जौ है, कितनी सारी खाने की चीजें हैं, कितने सारे एनिमल्स हैं, कितने सारे प्लांट्स हैं, so all these are making up the diversity of number of organism in our environment. So we say that there are different number varieties of organisms are present. बहुत सारी स्पीशीज है, ठीक है। करीबन 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज है। नाउ ये जो फैक्ट है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप दैट इन योर माइंड। अब देखो, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, भाई किसको किस नाम से बुलाओगे, ठीक है। ऐसे कंडीशन के अंदर जो नॉमेनक्लेचर प्रोसेस है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि हम नेमिंग करेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और वो नेमिंग इस तरह से करेंगे कि मैं आज इंडिया में उसका नाम बुला रही हूं, इट विल बी द सेम। सपोज आई टेल इट्स नेम टू सम अदर पर्सन, सपोज यूएस में या यूके में, दैट नेम विल बी कॉमन एट एवरी प्लेस, ठीक है। सपोज मैं बोलती हूं मैंगो, मैंगो हैज अ नेम मैग्नीफेरा इंडिका। ये नाम यहां भी उतना ही रेलेवेंट है जितना रेलेवेंट यूएस, यूके, जमाइका, एनी प्लेस दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो हम इस तरह से नाम को स्टैंडर्डाइज करते हैं। क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज करते हैं। किसके नाम को? लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम को, ताकि वो जो नाम है वो नाम यूनिवर्सल बन जाए, कहीं भी नाम लिया जाए, एट ऑल द प्लेसेस, एनीवेयर, दैट नेम विल रिमेन द सेम। वो भले ही मेरे लिए आम हो या यूएस में रह रहे पर्सन के लिए मैंगो हो, लेकिन इंडिया में हो या यूएस में हो या यूके में, एनी प्लेस दैट यू कैन थिंक ऑफ, दिस इज अ साइंटिफिक नेम फॉर व्हाट? फॉर मैंगो। आई नो मुंह में पानी आ रहा है, बट दैट्स ओके, वी आर स्टिल इन विंटर्स, समर्स अभी आने में बहुत टाइम है, सो लेट्स वेट फॉर दैट टाइम। सो मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो, remains the same name whenever we say it anywhere in the world. किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। We are identified as humans. Some bacteria is identified maybe as streptococcus. प्लांट है, व्हीट है या राइस है, उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज जान लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब नाम दिया जाता है, सबसे पहले जिस चीज को नोटिस किया जाता है वो है उस ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन। लेट्स से हम यहाँ पे एवियंस, बर्ड्स का एग्जांपल लेते हैं। दे हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज अ बीक। तो बीक एक बड़ा ही डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, whenever we are going to talk about a particular bird, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिस्क्रिप्शन को जानना बहुत जरूरी है उसकी प्रॉपर नेमिंग के लिए। और सबसे अच्छी बात है अगर हम एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम दे दें, ठीक है। सपोज मैंने बोला पैवोक्रिस्टेटस। पैवोक्रिस्टेटस इज अ कॉमन नेम गिवन टू whom?
given to peacock. Okay, हमारा bird है, it's a bird. Okay, so Pavocristatus, that is a name that is given to peacock. अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. देखो, कॉमन नेम होते हैं जो हम आम भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, और साइंटिफिक नेम वो होते हैं which is something universal. We have made it fixed for a particular species. Let's say example, ये पिक्चर तो आप जानते हैं, you all know मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं प्याज की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो ये जो प्याज है, हिंदी में आम भाषा में हम लोग, देखो अभी भी मैंने प्याज ही बोला है, अनियन इज द सेकंड थिंग दैट आई विल स्पीक राइट नाउ. आई एम स्पीकिंग प्याज. ठीक है, प्याज. ठीक है, तो प्याज हम हिंदी में कह देते हैं, मराठी में इसे कांदा बोलते हैं, सुकंदक संस्कृत में बोलते हैं. ठीक है, आमतौर पे आप होटल्स में जाओगे शैलट्स या लीक नाम से, दिस इज अगेन अ कॉमन नेम अंग्रेजी में. सेम ये सब प्याज के नाम है. एरुली कनाडा में बोलते हैं. पुरुष एंड मीजो पीपल दे नॉर्मली से विद दिस, दे यूज दिस वर्ड फॉर अनियन. और अगर हम दीज आर ऑल द कॉमन नेम्स जो हमारी डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में है. ऐसे ही वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में भी अलग अलग नाम लिए जाते हैं. एलियम सिपा, when I use this word, this is scientific name. और scientific name जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं nomenclature की फॉर्म में, वो आएगा. इसीलिए binomial nomenclature. प्याज आपने देखा कितनी अलग अलग तरह से प्याज के अलग अलग कॉमन नेम्स हैं. तो आपको नहीं लगता एक यूनिफाइड नाम होना चाहिए कि मैं प्याज के बारे में बात करूं एंड पीपल अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. देखो, कोई भी प्लांट्स है, कोई भी एनिमल्स है, ठीक है, अगर हमें उन्हें एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम देना है, उसके लिए रूल्स होना जरूरी है. ठीक है, तो प्लांट्स के लिए ये क्वेश्चन आपके पीएमटी में आ चुका है. ICBN and ICZN, that is asked, full names are asked. ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. जो ICBN है, अगर हमें प्लांट्स को कोई भी साइंटिफिक नेम देना है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी रूल्स रिक्वायर्ड हैं या कोई भी प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारे कौन प्रोवाइड करेगा? ICBN प्रोवाइड करेगा. सो दीज आर ऑल द रूल्स ICBN that are required for proper scientific naming of plants. ऐसे ही एनिमल्स के अंदर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इट विल प्रोवाइड ऑल द क्राइटेरिया, ऑल द प्रिंसिपल्स जो एनिमल्स की साइंटिफिक नेमिंग के साथ जुड़े हैं. अब कुछ यूनिवर्सल रूल्स देख लेते हैं जिन्हें हम साइंटिफिक नेमिंग के लिए यूज करते हैं. सबसे पहला रूल, कोई भी साइंटिफिक नेम है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे. ठीक है, एक नाम होगा जिसे हम जेनेरिक नेम कहेंगे, और दूसरा नाम जो होगा दैट विल बी, दूसरा कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी अ स्पेसिफिक एपिथेट. ये जेनेरिक नेम और साइंटिफिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट मिलके आपका साइंटिफिक नेम बनाएंगे, जिसे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं. ठीक है, कैरोलस लिनिनस, ही इज द मैन जिसने ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को, this person has brought binomial nomenclature into work. Okay, 1753 में he has written one book, Species Plantarum, जिसमें उन्होंने इस binomial nomenclature के बारे में बहुत डिटेल में he has mentioned everything about it, the rules, how it is to be done, everything he has written about binomial nomenclature in this particular Species Plantarum book in year 1753. एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहां हमने जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट की बात करी है. देखो, आप सभी जानते हो banyan tree. banyan tree का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज फाइकस बेंगालेंसिस. फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ, साइंटिफिक नेम ऑफ banyan tree. यहाँ जो फाइकस वर्ड है वो हमें दिखाता है कि इस पर्टिकुलर ट्री का जेनस क्या है. ठीक है, अभी ये जेनस और स्पीशीज के बारे में भी हम जानेंगे. एंड दिस बेंगालेंसिस शोज यू दैट दिस इज द स्पीशीज ऑफ दैट पर्टिकुलर banyan tree. So this first word which starts with a capital letter shows the genus, and the second word shows you what is the species of particular organism.